औरंगाबाद में डेथ होगा तो औरंगजेब का बरियल करने के बाद हम राजनीतिक इतिहास को रोक देंगे। उसी में जितनी पॉलिसीज होंगे, जितने क्वेश्चन, किंग बेस्ड जितने क्वेश्चन होंगे। आपको औरंगजेब के डेथ पर कुछ कष्ट हुआ क्या? हाँ हाँ, अच्छा, पहले पूछ रहा था। हाँ, तो अहमदनगर के पास हुआ था, उसका नाम अब औरंगाबाद है, समझ रहे हो ना। और औरंगजेब के जीवन अनुभव था पूरा मरने के समय, अजमांग हमांग फसाद बाकी, मैं ही सारे झगड़े की जड़ हूं। और इसी शेक्सपियर के ट्रेजिक हीरो के बारे में कहा जाता है वो मरता था लेकिन जीवन की बेहतर समझ लेकर मरता था। इसलिए ट्रेजिडी का इफेक्ट हमेशा पॉजिटिव माना जाता है। जैसे ट्रेजिडी जो लोग पढ़ते हैं लोग समझते हैं नेगेटिव है, नहीं, ट्रेजिडी का इफेक्ट हमेशा पॉजिटिव माना जाता है। क्योंकि उसने एक काम गलत किया तो उसके लाइफ में क्या मिला, वो सबक बाकी पाठक लेते हैं। तो ये औरंगजेब ने जो किया उसे हिंदुस्तान के सारे शासकों को सबक लेना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? कि आप अगर किसी खास संप्रदाय से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करोगे, चाहे उसका कारण जो हो, प्रोपेगेंडा हो या जो भी हो, तो आपको क्या, तो वहां पर लास्ट करेंगे, तब फिर प्रशासन उठाएंगे। तो जहां सल्तनत से हुआ छोड़ेंगे, वहीं से प्रशासन उठाएंगे। तब तुम लोगों को दिखाना पड़ेगा कि मुगल काल में प्रशासन की संरचना में कैसे सल्तनत काल से एवोल्यूशन होता गया। क्या सल्तनत काल से मुगल काल में प्रशासनिक केंद्रीयकरण ज्यादा होगा या कम होगा? क्या लगता है तुम, कितने लोग ज्यादा होगा और कितने लोग कम होगा? कम होगा में भी मत फंसो, कम होने का सवाल ही नहीं उठता है, ज्यादा ही ज्यादा होना है। और तब उसी में तुम देखोगे केंद्रीय प्रशासन सल्तनत काल और मुगल काल में क्या अंतर है। एकता व्यवस्था सल्तनत काल में है, मुगल काल फौजदारी और एकता में क्या अंतर है। सल्तनत काल का स्थानीय प्रशासन और मुगल काल का स्थानीय प्रशासन, बीच में एक दोनों के बीच सेतु का काम करता है शेरशाह, जो न मुगल है न सुल्तान है, वह बीच के काल में है अफगान शासक, लेकिन उसने केंद्रीयकरण कर दिया। अब अफगानों में जो बहलुल लोदी का अफगान राज्य देखोगे और शेरशाह का देखोगे, दोनों अफगान संरचना है। अफगान संरचना में केंद्रीयकरण नहीं होता। शेरशाह एक ऐसा शासक है जो केंद्रीयकरण फिर भी करेगा। और फिर वहां से आप मुगल पर आओगे, और जब बढ़ते हुए जिस समय आप अकबर और वो बाबर और हुमायूं को समय नहीं मिलेगा, मुख्य संरचनात्मक विकास अकबर के समय होगा। जहांगीर के समय क्या परिवर्तन आएगा, शाहजहां के समय क्या थोड़ा इवोल्यूशन हुआ है, और औरंगजेब के समय क्या हुआ है, वहां तक तुम जाओगे। उसके बाद लेटर मुगल्स आ जाएंगे जो मॉडर्न हिस्ट्री में तुम लोग को हम दिखाएंगे, तो देखो कि नहीं, 1707 तक जाके इधर रोक देंगे। और फिर प्रशासन की संरचना जब देखोगे तो दोनों की तुलना, उसी पर से इकोनॉमी सल्तनत काल से मुगल काल में अनुमान करो बढ़ेगी या कम होगी? हाँ, बढ़ेगी। और फिर समाज पर आओगे तो समाज दोनों क्षैतिज, हिंदू मुसलमान दोनों समाज था, दोनों के बीच संपर्क सल्तनत काल में कायम हुआ। मुगल काल में तो और भी पारस्परिक जुड़ाव बढ़ेगा। और जब कल्चर पर आओगे तो भक्ति सूफी मुगल में, और मुगल काल के शासकों के द्वारा समन्वित संस्कृति के विकास के लिए क्या किया जाएगा, तो लिटरेचर को लिटरेचर से, स्थापत्य को स्थापत्य से, पेंटिंग्स को पेंटिंग से, संगीत को संगीत से, और करते हुए जहां तक मुगल काल समाप्त होगा, उसके बाद तुमको पहले याद करने में तुमको संघर्ष करना पड़ता था, अब भूलने में संघर्ष करना पड़ेगा। भूल नहीं पाओगे, तुम्हारे दिमाग में कंपैरिजन इस तरफ बैठ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात को? तो इस तरह पढ़ना चाहिए, वैसे नहीं पढ़ना चाहिए। वैसे जो तुम पढ़ रहे थे अपने पुराने पद्धति को तुम पहले घर पर छोड़ के आना क्लास में, और आपको रिवाइज करने के लिए कुछ नहीं करना होगा। एक कॉपी तुम्हारे पास रहेगा जो तुम्हारी धरोहर रहेगी, जिसको उत्तराखंड झारखंड से लेके यूपी से, तुम सिर्फ एक कॉपी लेके जब ये एग्जाम देने जाओगे तो चले जाओगे, और उसी को खोल के तुम रिवाइज करते रहोगे। और बाकी मैंने जो बुकलेट दिया है बुकलेट को पढ़ते रहोगे। लास्ट आवर में रिवाइज करने में कॉपी ही तुमको यूज होगा, क्योंकि लास्ट आवर में टाइम कम हो जाता है ना फिर। और उसमें मैं तो मेरे विचार से दिमाग में जो तुम लोगों को क्या करना है, अपना मकसद क्लियर हुआ। लेकिन हमारी शर्त यही है कि रोज का काम रोज। अब अभी सिलेबस तुम्हारा प्रैक्टिकली तुम कहोगे तो मोहम्मद गोरी पर आज हम लोग पहुंचेंगे, लेकिन जिनका हम इंट्रोडक्शन वाला जो बैकग्राउंड क्लास हमने दिया है, वो अगर उस क्लास में जो अनुपस्थित होंगे, अभी शुरू का टाइम है, जाके ऑफिस में कंसल्ट करके उसको पीछे से क्लास को देख लो और ध्यान कर लो। आगे से किसी की अनुपस्थिति बर्दाश्त नहीं होगी।
दो चीजें, जो जेन्युइन प्रॉब्लम में कान अनुपस्थित होगा उसमें मेरा इंटरेस्ट रहेगा कि वह रिकॉर्डिंग देख ले, और जो बच्चा सीधा क्लास में छुट्टी मारेगा बिना इंफॉर्मेशन को, उसको रिकॉर्डिंग की कोई सुविधा नहीं होगी। इसलिए आप लोग ध्यान कर लीजिएगा, नहीं तो पता चला कि कोई बच्चे सोए रह गए, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा, वो संस्कृति नहीं चलेगी। समझ रहे हो ना? हाँ। तो बच्चे पिछले क्लास में हम लोग महमूद गजनी तक लाए थे। अभी महमूद गजनी कुछ बताओ, हमने तो देखा ना तुर्क कौन थे, तो अरब कौन थे, अरब और तुर्कों में क्या अंतर था, तुर्क कौन थे, तुर्क कैसे साम्राज्य इस्लाम के विकास के लिए काम करेंगे। तो एक बच्चे ये बता दो कि क्या तुम्हें लगता है कि ये अरब और तुर्क में क्या अंतर है, समझ गए? या पीछे हमने जो बातें बताई, अब घर पर तुम लोगों ने पढ़ा होगा, बीच में सैटरडे संडे क्लास नहीं था, मतलब अब उनको जो ब्लॉक 2 में मतलब ये सल्तनत पर तो क्लास नहीं था, तो इसके पढ़ने के क्रम में जो तुमने घर पर महसूस किया होगा, कुछ अगर उलझन हुआ होगा, तो कोई प्रश्न अगर तुम्हारे दिमाग में है तो रखो, हम क्लियर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। सभी लोग ओके हो पढ़ने के बाद? जितनी चीजें मैंने बताई उसमें ओके हो तुम लोग? कोई व्यवधान हो तो बोलो, ये मत समझना कि भाई अब क्लास में मैं कैसे बोलूं। अगर यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क द क्वेश्चन। तो मैं मान के चलूं तुम लोगों की इस मौन व्रत का कि कुछ दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है कि नहीं है? ठीक है, तो कौन सा टाइटल दिया था, उसी टाइटल से आगे बढ़ाएंगे। अब खलीफा और सुल्तान में क्या अंतर है? बहुत आसान सी चीज है। देखो इस्लाम में धर्म पहले था, राज्य और समाज और राज्य बाद में था, तुम्हें पता है। तो धर्म को संगठित करने के लिए राज्य का निर्माण हुआ था। तो इस्लाम का नारा था एक राज्य एक धर्म, एक जाति और एक ग्रंथ। एक राज्य था इस्लामी राज्य, एक धर्म था इस्लाम धर्म, एक जाति थी मुसलमान और एक ग्रंथ था कुरान। तो उसमें एक राज्य की परिकल्पना की गई थी, परंतु धीरे धीरे खलीफाओं के समय मुस्लिम राज्य का विस्तार होने लगा और इसने एक बड़ी साम्राज्य का रूप ले लिया। फिर खलीफा का पद भी वंशानुगत हो गया। आपको ध्यान होगा कि उमैया वंश के खलीफा पहले स्थापित हुए, फिर अब्बासी खलीफा स्थापित हुए। तो 10वीं सदी तक आकर अब्बासी खलीफा का पतन होने लगा, और जब अब्बासी खलीफा का पतन होने लगा तो धीरे धीरे, चूंकि तुर्क लोग तब तक शामिल हो गए थे सेना में और प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ रहे थे, तो जो तुर्क लोग जो शामिल हो रहे थे और वो प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ रहे थे और जगह जगह गवर्नर के रूप में भी नियुक्त थे, तो उन महत्वाकांक्षी गवर्नरों का मनोबल बढ़ने लगा और स्वतंत्र होने की चाहत रखने लगे। तो जब वो स्वतंत्र होने की चाहत रखने लगे तो इसके कारण से इस्लामी साम्राज्य टूट जाता। तो इस्लामी साम्राज्य के विघटन को रोकने के लिए खलीफा ने एक समझौता सूत्र लाया कि वैसे महत्वाकांक्षी गवर्नर जो स्वतंत्र होने की चाहत रखते हैं, वैसे महत्वाकांक्षी गवर्नरों को अब खलीफा ने शासन करने की सनद देना शुरू किया। शासन करने की सनद का मतलब है कि दे वेर गिवन द इन्वेस्टिचर टू रूल, मतलब कि भाई चलो तुम को मैं शासन करने के लिए अधिकृत कर रहा हूं। तो इसका मतलब है कि खलीफा औपचारिक रूप में सुल्तान खलीफा के आदेश प्राप्त करता और अधीनस्थ हैं। बदले में सुल्तान को फायदा यह होने वाला था, वो गवर्नर, अभी सुल्तान नहीं गवर्नर, तो उस गवर्नर को फायदा यह होने वाला था कि कल को अगर स्वतंत्र शासक वो बनता तो मुस्लिम राज्य में, साम्राज्य में उसे स्वीकृति मिलती या नहीं मिलती, लेकिन अगर खलीफा का सनद उसे मिल गया तब तो आप मानकर चलिए कि उसे स्वीकृति मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि वह खलीफा के द्वारा अधिकृत है। तो वैसे गवर्नर जिनको इस तरह का सनद मिलने लगा वो कहलाया सुल्तान। और सुल्तान पद का आधार शक्ति था, और वैसे भी शक्ति सुल्त शब्द से सुल्तान निकला है। सुल्त का मतलब होता है शक्ति अथवा सत्ता। तो सुल्तान सत्ताधारी वर्ग बन गया और औपचारिक रूप में सुल्तान खलीफा के अधीन था। मतलब खलीफा धार्मिक, खलीफा राजनीतिक और औपचारिक रूप में धार्मिक और राजनीतिक प्रधान दोनों था,
और सुल्तान औपचारिक रूप में खलीफा के अधीनस्थ था, परंतु व्यावहारिक रूप में स्वतंत्र था। केवल औपचारिक एकता के लिए खलीफा ने सनद देना स्वीकार किया, तो सुल्तान ने खलीफा की सत्ता को औपचारिक रूप में स्वीकार किया, परंतु व्यावहारिक रूप में वो अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्वतंत्र था। इस तरह से सुल्तान का पद तुम देखते हो वो अतिरिक्त इस्लामी विकास है। ओरिजिनल इस्लाम में सुल्तान के लिए कोई जगह नहीं थी। आने वाली परिस्थितियों का सामना करने के क्रम में सुल्तान के पद का विकास हो गया। आर यू क्लियर और नॉट? दोनों समझ में आ रहे हो कि नहीं? अब लिखिए। हाँ हाँ लिखिए। कि अपनी स्थापना के काल से ही इस्लाम का नारा था। अपनी स्थापना के काल से ही इस्लाम का नारा था। इस्लाम का नारा था एक राज्य, एक राज्य, एक धर्म, एक जाति, एक जाति एवं एक ग्रंथ। एक ग्रंथ, हाँ। एक राज्य था इस्लामी राज्य, एक राज्य था इस्लामी राज्य, एक धर्म था इस्लाम, एक धर्म था इस्लाम, एक जाति था मुसलमान, एक जाति था मुसलमान, और एक ग्रंथ था कुरान। एक ग्रंथ था कुरान। परंतु बदलती हुई स्थिति में परिवर्तन अनिवार्य हो गया। बदलती हुई स्थिति में परिवर्तन अनिवार्य हो गया। परिवर्तन अनिवार्य हो गया। अनिवार्य हो गया। परिवर्तन अनिवार्य हो गया। पर आप चेंज कीजिए। ठीक है। हाँ, खलीफाओं के समय इस्लामी राज्य ने एक बृहद साम्राज्य का रूप ले लिया। इस्लामी राज्य ने एक बृहद साम्राज्य का रूप ले लिया। एक बृहद साम्राज्य का रूप ले लिया। इस्लामी राज्य ने एक बृहद साम्राज्य का रूप ले लिया। बृहद साम्राज्य का रूप ले लिया। लेकिन अब्बासी खलीफाओं के काल में अब्बासी लिख रहे हो ना? अब्बासी खलीफाओं के काल में मुस्लिम साम्राज्य एक बड़े क्षेत्र में फैल गया था।